Dear students, today I am going to start a new topic, diversity in living organism. This is from our science book of class 9. बच्चों आज हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हुए? जिनमें न्यूट्रिशन होता है, रिस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, जिनका बॉडी सेल से बना हो, वो सारे के सारे क्या होंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। और डाइवर्सिटी मतलब क्या हुआ? तो डाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटीज़। आप अपने चारों ओर देखते होंगे कि तरह तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबके बारे में जानने की इच्छा होती होगी। अब ढेरों वेराइटीज़ देखते हैं, लेकिन क्या हम सभी के बारे में जान सकते हैं? अगर हम जानना शुरू करें तो एक एक करके जानते जाएंगे और हमारी पूरी उम्र बीत जाएगी और फिर भी हम बहुत थोड़ा ही जान पाएंगे। तो ये जो विविधता है, आप देखेंगे कि बहुत विविधता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, छोटे छोटे एनिमल्स हैं। तो वहीं समुद्र में आप देखेंगे कि जो ब्लू व्हेल है वो लार्जेस्ट एनिमल है। अब छोटे छोटे भी पौधे हैं और बहुत बड़े बड़े भी पेड़ हैं। आपने देखा हो कि बरगद के पेड़ हैं, पाइन ट्री हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? बहुत बड़े बड़े हैं। एक तरफ जहाँ कुछ की लाइफ कुछ समय के लिए होती है, बहुत फ्यू डेज फ्यू आवर्स रहते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सालों साल से, हजारों साल से हैं। कई पेड़ होंगे जो हजारों सालों से हैं। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कोई बहुत कम समय के लिए है, कोई बहुत ज़्यादा समय के लिए है, कोई पानी में रह रहा है, कोई ज़मीन पे रह रहा है, कोई दोनों जगह रह रहा है। अब इन सब के बारे में जानने की इच्छा तो सबकी होती है। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी हमें क्लासिफिकेशन की, कि सभी को क्लासिफाइड कर दें और इस तरह से हम आसानी से कम समय में सबके बारे में जान सकें। सबसे पहले इसकी शुरुआत की एरिस्टोटल ने, लेकिन उन्होंने इसे बहुत ही मोटे तौर पे लिया और ज़मीन पर रहने वाले, वाटर में रहने वाले और एयर में रहने वाले, इस अकॉर्डिंग टू उनके हैबिटेट के अनुसार उनको डिवाइड कर दिया। लेकिन इस तरह के क्लासिफिकेशन ने हमें क्या किया? मिसलीड किया। अगर हम पानी में रहने वाले एनिमल्स की बात करें तो हम क्या देखते हैं? वहाँ पर जेलीफिश भी है, ऑक्टोपस भी है, स्पॉन्जेस भी है, व्हेल भी है, शार्क भी है, स्टारफिश भी है, ढेर सारे हैं वेराइटीज। लेकिन क्या सभी एक जैसे हैं? पानी में तो सभी रह रहे हैं, लेकिन सभी अलग अलग हैं। कई बार तो व्हेल और शार्क जो कि लगभग एक जैसे दिखते हुए भी एक जैसे नहीं है। क्या है? शार्क जो है वो मछली है, व्हेल क्या है? मैमल्स है। शार्क क्या है? एग्स देती है। व्हेल क्या करते हैं? यंग वंस देते हैं। शार्क जो है वो गिल्स के थ्रू रिस्पिरेशन करती है। व्हेल जो है वो अलग तरह से रिस्पिरेशन करती है, वो गिल्स के थ्रू रिस्पिरेशन नहीं करती है। तो क्या सभी एक जैसे हैं? नहीं, सभी अलग अलग हैं। तो फिर से ज़रूरत पड़ी हमें क्लासिफिकेशन की, जिसमें हमें सुविधा हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा सही सही जानकारी ले सकें। तो शुरुआत हम लोग करते हैं, सबसे पीछे चलते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हुए, प्रोकैरियोट्स हुए। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे थे? प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थे उनमें जो न्यूक्लियस था वो क्लियरली नहीं ना था। क्रोमोसोम्स बस एक थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब के सब उसमें नहीं थे। फिर धीरे धीरे एडवांस हुए और फिर बने यूकैरियोटिक सेल। तो हमें प्रोकैरियोटिक सेल से ही शुरुआत करनी है अपने इस क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले हमने बच्चों डिवाइड किया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स क्या है? यूनिसेल्युलर है। प्रोकैरियोट्स बच्चों कैसे हैं? यूनिसेल्युलर है। और ये कैसे हैं? प्राइमिटिव है। इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है यूकैरियोट्स में। ये साइज में बड़े होते हैं, प्रोकैरियोट्स साइज में छोटे होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं पाए जाते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो भी हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, वो नहीं पाए जा रहे हैं, यहाँ पर पाए जा रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो जो हमारा प्रोकैरियोट्स था वो कैसा था? प्राइमिटिव था और यूनिसेलुलर था। इसमें कौन आते हैं? मोनेरा।
यानी कि बैक्टीरिया वगैरह इसमें एग्जाम्पल हुए। अब है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स कैसे होंगे? ये जो है एडवांस्ड हैं। प्रोकैरियोट्स ये कैसे हैं? एडवांस्ड हैं। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो क्लियर दिखाई दे रहा है, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पाए जा रहे हैं। अब यूकैरियोट्स जो होंगे वो कैसे हो सकते हैं? तो बच्चों ये या तो यूनिसेल्युलर होंगे, या यही मल्टी सेल्युलर होंगे, या तो फिर ये यूनिसेल्युलर होंगे या फिर ये मल्टी सेल्युलर होंगे। तो जब यूनिसेल्युलर होंगे तब कौन सा ग्रुप बनेगा? किंगडम हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जितने भी प्रोटोजोन्स हैं या फिर जितने भी डाइटम्स हैं वो सारे के सारे आते हैं प्रोटिस्टा में। इनमें क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल इसके हो गए यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है। पैरामीशियम ये सारे के सारे जो है सिर्फ एक सेल्स की इनकी बॉडी बनी हुई होगी, और वो सारे के सारे अपनी एक्टिविटीज जो है वो सिर्फ एक ही सेल में करते हैं। अब बारी आती है मल्टी सेल्युलर की। तो जो मल्टी सेल्युलर होंगे वो कैसे होंगे? तो या तो इनमें पाया जाएगा सेल वॉल विद सेल वॉल, या फिर ये होंगे विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल, तो जो विद सेल वॉल होंगे यानी कि वो कौन से होंगे? कौन से सेल होंगे? ये होंगे प्लांट सेल में आएंगे। यानी कि इनमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मोस्टली चांसेस होंगे और साथ ही साथ ये नहीं भी हो सकते हैं। तो अब इसको जो सेल वॉल है उसको फिर दो कैटेगरीज में हम लोग बांटते हैं। एक कैटेगरीज वो हो गए जो कि परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस, और एक वो होंगे जो नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और दूसरे कौन से होंगे? जो परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस। यानी कि जिनमें सेल वॉल है फिर उनको भी दो कैटेगरीज में हमने बांटा। एक वो हो गए जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और दूसरे वो हो गए जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या होंगे? ऑटोट्रॉफ्स होंगे, और जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो कैसे होंगे? हेट्रोट्रॉफ होंगे। और हेट्रोट्रॉफ होंगे मतलब क्या होंगे? वो फंगी। क्या होंगे? वो फंगी होंगे। सेप्रोट्रॉफ्स होंगे, डेड और डिकेइंग मटेरियल्स पे वो डिपेंड करेंगे फूड के लिए। अब जो फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं वो क्या होंगे? ऑटोट्रॉफ होंगे। ऑटोट्रॉफ होंगे यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो सारे के सारे इस किंगडम में आएंगे, प्लांटी किंगडम में। ये किस किंगडम में आएंगे? प्लांटी में आएंगे। और जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है वो किस में आएंगे? फंगी में। जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है वो फंगी, और जिनमें हो रहा है वो प्लांटी। अब आ रही है बारी कि विदाउट सेल वॉल, यानी कि वो कौन से होंगे? वो एनिमेलिया होंगे। इनमें सेल वॉल नहीं पाया जा रहा है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ्स होंगे। और कौन आएंगे इस कैटेगरी में? एनिमेलिया। एनिमेलिया। तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों कि ये हमारा 5 किंगडम जो ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा तैयार है। इसमें सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो यूनिसेल्युलर्स हैं, उनसे कौन सा किंगडम बना? मोनिरा। जिसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये फोटोसिंथेसिस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद जो उससे एडवांस हुए वो कौन से हुए? यूकैरियोट्स हुए। यूकैरियोट्स यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। जो यूनिसेल्युलर होंगे वो कुछ में आएंगे किंगडम में, प्रोटिस्टा किंगडम में आएंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, डायटम्स, ये सारे के सारे हो जाएंगे प्रोटिस्टा में। अब बारी आती है मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर जो होंगे विद सेल वॉल हो सकते हैं और विदाउट सेल वॉल हो सकते हैं। अगर विदाउट सेल वॉल है तो वो एनिमेलिया होंगे। उनमें
हेटरोट्रॉफ के सारे लक्षण होंगे क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। अगर सेल वॉल है तो यहाँ पे क्या होंगे, ये या तो वो हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहे हो, या फिर वो हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, फंगी में, जिसके सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। दूसरे जो हो गए वो हो गए हमारे प्लांटी किंगडम हो गया। जितने भी ऑटोट्रॉफ प्लांट्स हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, प्लांटी में आएंगे। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि इनके प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल इनमें पाए जाते हैं, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो विदाउट सेल वॉल है उनसे क्या किंगडम बना हमारा, एनिमेलिया। तो ये हमारा हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्लांटी के बारे में और एनिमेलिया के बारे में। थैंक यू।